हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सेशन के एंड तक आप जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। दोस्तों उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, गाइडली.in पे आप विजिट करिए और गाइडली का जितने भी कोर्सेज हैं, कोई भी कोर्स अगर आप गाइडली का परचेस करते हैं तो इस समय सेल चल रही है, 51% ऑफ मिलेगा। बशर्ते आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, AKHI ये मेरा कोड है। इस कोड को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 51% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे है, पीएम मोदी ने बाल रोग अस्पताल का उद्घाटन किया है जो कार्डियोलॉजी के लिए भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है, या किस शहर में है? PM Modi has inaugurated the Pediatric Heart Hospital, which is India's biggest hospital for cardiology. It is in which city? तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? अहमदाबाद में। तो इंडियाज बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल इन अहमदाबाद, द पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल वॉज इनाग्रेटेड एट UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी and research center at civil hospital campus in Ahmedabad and a mobile application for telecardiology। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में बाल चिकित्सा हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया और टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया। अब समझिएगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा ये बिगेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल जो है इसका उद्घाटन किया है। और टेली कार्डियोलॉजी का मतलब है कार्डियो से रिलेटेड कोई भी आपको अगर एडवाइस चाहिए तो आप फोन पर ले सकते हैं। इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों जब भी आप इंटरनेट की स्पीड चेक करते होंगे तो ऑब्वियसली आपने इस वेबसाइट पर जरूर विजिट किया है। गूगल पे आप डाल दीजिएगा, क्रोम पे जब आप स्पीड चेक करते हैं आप बस स्पीड टेस्ट लिखेंगे, ओकला लिख करके आ जाएगा। तो इस कंपनी ने एक इंडेक्स निकाला है, इसमें एक कंट्रीज की रैंकिंग दी गई है, वहां पर मोबाइल इंटरनेट की जो गति है उसके मामले में। तो आपसे पूछा गया है इंडिया की रैंक क्या है, तो दोस्तों इंडिया की रैंक है इसमें 121। क्या रैंक है? 121। जानते हैं इसके बारे में। इंडेक्स का नाम है ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। इंडिया की रैंक है 121। टोटल कंट्री जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 138, तो हम बहुत बिल्कुल पीछे हैं समझ लीजिए। टॉप किसने किया? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया में जो मोबाइल की इंटरनेट स्पीड है, एवरेज इंटरनेट स्पीड है 121 Mbps, याद रखिएगा। देन ग्लोबल एवरेज डाउनलोड स्पीड जो है वो है 35.26। इंडिया की जो डाउनलोड स्पीड है वो है 12.07 Mbps, ये एक एवरेज है। और अगेन डाउनलोड स्पीड के मामले में टॉप किसने किया? सिंगापुर ने। जो डाउनलोड स्पीड होती है उसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। सिंगापुर में डाउनलोड स्पीड क्या है? 226.60 Mbps। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने देश के पहले रेड टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? Which state of India has announced to set up of country's first sand dune parks and interpretation center? दोस्तों सैंड ड्यून पार्क मतलब एक समझ लीजिए, सैंड का मतलब होता है बालू। तो अगेन गोवा आप जानते हैं, गोवा में बीचेस हैं, तो बीच के किनारे पार्क बनाए जाएंगे सैंड ड्यून पार्क्स। तो सैंड ड्यून पार्क्स भारत का पहला ये सैंड ड्यून पार्क होगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, गोवा में इसको बनाया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। तो भारत के पहले रेड टिब्बा पार्क जिसको हम फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क के नाम से जानेंगे, और व्याख्या केंद्र। व्याख्या केंद्र का मतलब ऐसे इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होंगे जो सैंड ड्यून के बारे में बताएंगे कि आखिर सैंड ड्यून क्या होता है, इकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 3 करोड़ रुपए दिए हैं। याद रखिएगा, इस फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना पैसा दिया है? 3 करोड़ रुपए दिए हैं। तो सैंड ड्यून पार्क प्रोजेक्ट विल हैव इंटरप्रिटेशन सेंटर टू एजुकेट लोकल्स। लोकल्स मतलब जो जो वहां के हैं या जो टूरिस्ट वहां जाते हैं, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सैंड ड्यून इकोसिस्टम। जो सैंड ड्यून पारिस्थितिकी तंत्र है इसके बारे में पूरी जानकारी, जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में ये इंटरप्रिटेशन सेंटर्स भी बताएंगे। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए विषय क्या है? What is the theme for the National Conference on Vigilance and Anti-Corruption inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी? दोस्तों ये जो सेमिनार है, ये जो सम्मेलन है, ये हर साल आयोजित किया जाता है 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक। और ये जो हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी याद में मनाया जाता है। तो उनकी जयंती आप जानते हैं इसी बीच में पड़ती है 31 अक्टूबर को, तो उनकी याद में मनाई जाती है। तो अगेन इस कॉन्फ्रेंस का इस साल का थीम क्या है?
इस साल का थीम है विजिलेंट इज इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। विजिलेंट का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से सतर्क रहना और भ्रष्टाचार को रोकना। तो अगर सतर्क रहेंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इंडिया क्या बनेगा, प्रॉस्पेरस बनेगा, संपन्न बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2020 को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कर दिया है अब तो। सम्मेलन का विषय सतर्क भारत समृद्ध भारत है। ठीक है, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया। देन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद द विजिलेंस अवेयरनेस वीक। इस कॉन्फ्रेंस को अगर पूछा जाए कि आयोजित किसने किया है, तो इसका आयोजन किसने किया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ इस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया जाता है। कब से कब तक, तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर ये सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन डिसबर्सिंग लोन्स अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम? दोस्तों पीएम स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि ये जो शब्द है इसका मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो ये वी है एक तरीके से, इस पीएम स्वनिधि में वी आता है, तो इसका मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। स्ट्रीट वेंडर आप देखते हैं जो सड़क के किनारे जो ठेला वगैरह लगा करके अपने सामान को बेचते हैं, तो वो जो रेडी पटरी वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी कि वो फिर से जो कोरोना वायरस के कारण उनको लॉस हुआ है, जिससे उनका बिजनेस ठप हो गया है, उस बिजनेस को फिर से शुरू कर सकें। इसके लिए सरकार 10,000 रुपए का ऋण उन्हें प्रदान कर रही थी इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि 1 साल के अंदर वापस करना था। तो इस लोन को देने में किस राज्य ने टॉप किया है? तो अभी तक मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था, अब मध्य प्रदेश को नंबर 1 छोड़ दिया है, अब नंबर 1 पे कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की पीएम आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि योजना में पहली रैंक हासिल की है। इस योजना के तहत सबसे अधिक ऋण को मंजूरी दी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम ऑन जून 1 2020। 1 जून 2020 को इस स्कीम को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपए का ऋण दिया जाता है, सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होती है, और एक बात मैंने आपको और बताई कि 1 साल के अंदर इस ऋण को वापस करना होगा। देन आगे बढ़ते हैं। किस देश को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए भारत सहायता प्राप्त मंगदेचू जल विद्युत परियोजना के लिए यूके का 2020 का ब्रूनल पदक प्राप्त हुआ है? अगेन, which countries has received the UK's 2020 Brunel Medal for India's assisted Megadechu hydroelectric project for excellence in civil engineering? मतलब भारत का सहायता प्राप्त है मगादेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने 2020 का ब्रूनेल मेडल जो है वो प्रोवाइड किया है। तो पूछा गया है ये जो प्रोजेक्ट है मेगादेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस देश का प्रोजेक्ट है? तो दोस्तों ये भूटान का प्रोजेक्ट है। किसका? भूटान का, लेकिन असिस्टेड बाय इंडिया है, इंडिया ने सहायता करी है इसको बनाने में। तो भूटान में भारत सहायता प्राप्त मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन की इंजीनियरिंग संस्था सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए शीर्ष ब्रिटेन स्थित इंजीनियरिंग निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ये अवार्ड किसने दिया? याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा 2020 के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। 720 मेगावाट की मंगदेचू रन ऑफ रिवर पावर परियोजना 4500 करोड़ रुपए की लागत से मध्य भूटान के ट्रोगसा छोंगेंग जिले में मंगदेचू नदी पर बनाई गई है, और ये इंडिया के द्वारा असिस्टेड है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये भी पीएम मोदी ने ही इसका भी उद्घाटन किया है। ठीक है, और कहाँ पर? तो दोस्तों गुजरात में उद्घाटन किया गया है। ये टेम्पल रोपवे है। रोपवे आप सभी लोग जानते हैं, आप कई टूरिस्ट प्लेसेस पे विजिट किया होगा, या कुछ टेम्पल्स में भी आपने विजिट किया होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैहर माता का मंदिर है मध्य प्रदेश के मैहर में, तो याद रखिएगा वहाँ पर भी ये है, और भी भारत के कई और मंदिरों में। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो टेम्पल तक पहुँचने के लिए, क्योंकि टेम्पल बहुत ऊंची पहाड़ी पे होते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रोपवे बनाया जाएगा। तो ये जो वो रोपवे होगा, ये लॉन्गेस्ट रोपवे होगा टेम्पल के लिए। याद रखिएगा कहाँ पर? गिरनार इन जूनागढ़। तो गिरनार हिल रोपवे के नाम से जाना जाएगा, जो कि जूनागढ़ में बनेगा। 130 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नई समय सीमा क्या है? अगेन एक न्यू डेडलाइन आ गई है सेट बाय द गवर्नमेंट टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो नई जो अब समय सीमा है वो है 31 दिसंबर 2020। अभी तक वो समय सीमा थी नवंबर 30 2020, लेकिन सरकार ने एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन एक बात इसमें याद रखिएगा, आपको यही याद रखना 31 दिसंबर 2020। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऐसे करदाता, ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका भी ऑडिट भी होना बाकी है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां मिली हैं उनके रिटर्न्स में जिससे ऑडिट भी होगा, तो ऑडिट ऐसे व्यक्तियों के लिए आयकर की जो ये रिटर्न करने की सीमा है ये बढ़ा करके कर दी गई है जनवरी 31 2021। मतलब नॉर्मल 31 दिसंबर ही है, लेकिन अगर ऑडिट होना है तो 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। देन वर्तमान में पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में गैर सहकारी होने के लिए FATF की सूची के तहत है। मतलब पाकिस्तान इज करेंटली अंडर विच लिस्ट ऑफ FATF? FATF को फुल फॉर्म है इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर बीइंग नॉन कोऑपरेटिव इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। FATF नाम की एक संस्था है जो पूरे विश्व में उन देशों पर नजर रखती है जो या तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में लगे हों, मतलब अपने देश में आतंकवादियों को क्या कर रहे हैं, जो आतंकवादी हैं उनको फंडिंग कर रहे हों, ठीक है, या वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हों। तो अगेन ऐसे देशों को कुछ लिस्ट में रखा जाता है। तो FATF की दो लिस्ट होती हैं, एक को बोलते हैं ब्लैक लिस्ट, एक को बोलते हैं ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट, तो ग्रे लिस्ट तो जो दोस्तों होती है उसमें याद रखिएगा, उसमें रुक जाता है मामला, पूरी तरीके से नहीं खत्म होता है। बट ग्रे लिस्ट का मतलब यही होता है कि अब आप ये काम करते हो, आप पूरा एक प्रॉपर प्लान बताओ कि आप ये मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का काम नहीं करोगे, तो आपको इस लिस्ट से हटा दिया जाता है। और अगर ग्रे लिस्ट में आप नहीं सुधरे और आपको कहीं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, तो फिर विदेशों से कोई भी पैसा उस देश को एज अ ग्रांट नहीं मिलता है। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही था, उसको मौका दिया गया था सुधरने का लेकिन नहीं सुधरा, तो अगेन उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कब तक के लिए हम जानते हैं यहाँ पर, तो फरवरी 2021 तक FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान बना रहेगा, याद रखिएगा। FATF के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर बना करके रखती है। इसको G7 ग्रुप ने फॉर्म किया था। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में, फ्रांस में, और प्रेसिडेंट इसके समय है मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर। देन किस खिलाड़ी ने 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है? विच प्लेयर हैज वॉन द 2020 पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स? तो दोस्तों लगातार ग्रैंड प्रिक्स जो जीत रहे हैं उन व्यक्ति का नाम है लेवाइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज से हैं। तो लेवाइस हैमिल्टन ने ये ग्रैंड प्रिक्स भी अपने नाम कर ली। ग्रैंड प्रिक्स आप देखते हैं F1 रेसिंग होती है कुछ इस तरह की, तो जानते हैं इसके बारे में। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन, ये मर्सिडीज से हैं और ग्रेट ब्रिटेन के लिए हैं, ने 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, यह 12th राउंड ऑफ 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 12 राउंड की एक फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ठीक है, यह हैमिल्टन की सीजन की 8वीं जीत है। तो लगातार 7 वो जीत चुके हैं, ये उनकी 8वीं जीत है। और ओवरऑल उनके करियर की 92nd ये विन है, 92nd। और इसके साथ ही इन्होंने, आपने माइकल शूमाकर का नाम सुना होगा, माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। माइकल शूमाकर 91 विन पे थे, लास्ट जो इन्होंने जीता था तब ये माइकल शूमाकर के बराबर आ गए थे। अब इन्होंने माइकल शूमाकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेकंड नंबर पर हैं वेल्टारी बोटास, याद रखिएगा। और थर्ड नंबर पर मैक्स वर्स्टैपेन जो रेड बुल से रिलेट करते हैं। वेल्टारी बोटास भी मर्सिडीज से हैं लेकिन ये फिनलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिवाइस हैमिल्टन की कुछ और भी हैं। लिवाइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज ब्रिटेन के हैं। स्टेयरमार्क ग्रैंड प्रिक्स जीती है, हंगेरियन, ब्रिटिश, स्पेनिश, बेल्जियन, टस्कन, FL। देन फिर बात आ जाती है वोल्टारी बोटास की, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है इन्होंने। मैक्स एमिलियन वर्स्टैपेन ने जीती है F1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। पियरे गैसली ने जीती है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स।
ठीक है, और वेल्टारी बोटास ने जीती है रशियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये कंप्लीट F1 रेस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन निम्नलिखित में से कौन सा क्यूआर कोड आरबीआई द्वारा हटाया जा रहा है? क्यूआर कोड, कौन सा क्यूआर कोड हटाया जा रहा है? तो क्यूआर कोड क्या होता है? बेसिकली आप देख सकते हैं, जब भी आप कहीं पेमेंट करने जाते हैं, जैसे पेटीएम में ही एक स्कैन का ऑप्शन होता है, जब आप स्कैन करते हैं तो आपको एक कोड दिखाई देता है, कुछ इस तरह का वो कोड होता है, उस कोड पर आप क्लिक करते हैं, देन आप पेमेंट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, इंडिया में अभी 3 प्रकार के क्यूआर कोड चल रहे हैं। एक है भारत क्यूआर कोड, एक है यूपीआई क्यूआर कोड और एक है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी का मतलब जैसे हर कंपनी का अपना अलग अलग, फोन पे जाते हैं तो फोन पे का अपना अलग है, ठीक है। देन आप पेटीएम में जाते हैं तो पेटीएम का अपना अलग है, मोबीक्विक पे आप जाएंगे तो उनका अलग है। तो ये जो अलग अलग कोड हैं, इनको अब आरबीआई हटा रहा है, खत्म कर रहा है। उसका कहना है यूपीआई या भारत की ओर किसी एक में आप सभी लोग आ जाइए। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगेन इसके लिए याद रखिएगा, इसके पहले 2020 में आरबीआई ने भारत में क्विक रिस्पांस कोड्स की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने और इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड्स की ओर बढ़ने के उपायों का सुझाव देने के लिए, मतलब ये सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर दीपक फाटक ने करी थी, प्रोफेसर दीपक फाटक ने करी थी, ठीक है, याद रखिएगा। देन द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी विल नाउ बी इम्प्लीमेंटेड बाय द आरबीआई। अब आरबीआई के द्वारा इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इम्प्लीमेंट में क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया सिर्फ यूपीआई कोड या भारत क्यूआर कोड है, यही दो रहेंगे। और जो जितने भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं उनको इन दोनों में से किसी एक कोड पर या दोनों कोड पर शिफ्ट होना पड़ेगा। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। मतलब ये डेडलाइन दी गई है, इस डेट तक आप लोग शिफ्ट जरूर हो जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय मूल के वेवल राम कलावन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब वेवल राम कलावन जो हैं ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति बने हैं सेशेल्स के। कहाँ के? सेशेल्स के राष्ट्रपति बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इनके जो ग्रैंडफादर हैं वो गोपालगंज बिहार से संपर्क रखते थे, ठीक है। अगेन इन्होंने डैनी फेरो को डिफीट किया है। सेशल्स के बारे में जान लीजिएगा, कैपिटल है विक्टोरिया और करेंसी है सेशलाइस रूपी, ठीक है, मतलब सेशल्स में भी रूपी करेंसी है। देन निम्नलिखित में से किसने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल जीता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन हिज थर्ड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया। मतलब जो पहले से थे वही आगे आए हैं, तो ये उनका तीसरा टर्म होगा। तो वो व्यक्ति कौन है? उन व्यक्ति का नाम है अल्फा कॉन्ड। क्या नाम है? अल्फा कॉन्ड। तो गिनी गणराज्य के निवर्तमान राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे ने देश का राष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर से जीत लिया है और एक विवादास्पद तीसरे कार्यकाल को सुरक्षित किया है। Then 82 years old has been serving as the president of Guinea since December 2010. दिसंबर 2010 से ये कार्यकाल में बने हुए हैं। तो गिनिया के बारे में, रिपब्लिक ऑफ गिनिया या गिनी गणराज्य, तो अगेन कैपिटल है इसकी कोनार्की और यहाँ करेंसी चलती है फ्रैंक। कौन सी? फ्रैंक। देन आगे बढ़ते हैं। फीफा, ठीक है, आप जानते हैं फीफा जो कि फुटबॉल की रेगुलेटरी बॉडी है, ऑल ओवर वर्ल्ड फुटबॉल की रेगुलेटरी बॉडी को फीफा के नाम से जानते हैं। तो फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? मतलब इंडिया का जो मेल फुटबॉल टीम है उसकी रैंक क्या है दोस्तों? तो उसकी जो रैंक दी गई है 109 पे दी गई है, 109। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम एक स्थान की गिरावट आई है, ठीक है। 2019 में 108 पे थी, अब 109 पे चली गई है, तो एक अंक हम और गिर गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर अगर हम रैंक 1 की बात करें, ठीक है, तो रैंक 1 पे है बेल्जियम, 2 पे है फ्रांस, 3 पे है ब्राज़ील और 4 पे है इंग्लैंड। तो ये 1 2 3 4 टॉप 4, ये टॉप 4 मेल टीम्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने 55% वोट के साथ बोलीवियाई राष्ट्रपति चुनाव जीता है? मतलब बोलीविया भी एक कंट्री है जिसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन 55% वोट से किसने जीता है, ये आपसे पूछा गया। मतलब बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइस अल्बर्टो आर्क कैटाकोरा। लुइस अल्बर्टो आर्क कैटाकोरा, याद रखिएगा। तो लुइस आर्क, ठीक है, लुइस आर्क हैज बीन चूजन एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ बोलीविया
आफ्टर विनिंग लैंडस्लाइड विक्ट्री इन 2020 बोलिवियन जनरल इलेक्शन। आपको बस इतना याद रखना है, लुइस आर्क जो है वो बोलिविया के राष्ट्रपति बने हैं और ये किसको सक्सीड करेंगे, तो जेनाइन एनेज को ये सक्सीड करेंगे। बोलिविया के बारे में याद रखिएगा, बोलिविया की कैपिटल है लापेज सुक्रे, ठीक है, और करेंसी है बोलिवियानो। क्या है करेंसी? बोलिवियानो। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ सिग्निफिकेंस एंड प्रिजर्वेशन रिस्क ऑफ रिकॉर्डेड साउंड। तो दोस्तों वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को। इस बार की थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड, योर विंडो टू द वर्ल्ड। इसको किसने डिक्लेयर किया था? तो यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। कब? 2005 में। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Which edition of India US 2+2 ministerial dialogue is currently underway in New Delhi? 2+2 का मतलब क्या है? 2+2 का मतलब होता है दो लोग हमारे देश से, दो लोग तुम्हारे देश से। और कौन कौन होते हैं बेसिकली यहाँ पर? याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर एक तो डिफेंस मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर, या कोई भी हो सकते हैं। तो 2+2 का मतलब है दो रिप्रेजेंटेटिव हमारे, दो रिप्रेजेंटेटिव आपके, और फेस टू फेस ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है न्यू दिल्ली में। तो ये कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस थी? तो ये तीसरे नंबर की कॉन्फ्रेंस थी। जानते हैं इसके बारे में? तो अगेन, इंडिया इज होस्टिंग द थर्ड इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एट हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली की हैदराबाद हाउस में भारत और नई दिल्ली, ठीक है, मतलब भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की मेजबानी कर रहा है। द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो याद रखिएगा यहाँ 2+2 का मतलब है हमारी तरफ से दो लोग, कौन कौन से? राजनाथ सिंह मतलब डिफेंस मिनिस्टर, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन। अब यूएस की तरफ से भी दो लोग होंगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर लीडिंग द यूएस डेलीगेशन। तभी तो आप कहेंगे 2+2, दो हमारी तरफ से, दो यूएस की तरफ से। द फर्स्ट 2+2 डायलॉग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन सितंबर 2018 एंड सेकेंड इन वॉशिंगटन DC इन 2019। मतलब 2018 से शुरू हुआ है, ये तीसरा है, इसके पहले दो हो चुके हैं। तो सितंबर 2018 में जो हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था, और सेकंड वॉशिंगटन में हुआ था 2019 में। फिर से इंडिया में हुआ है, अब ये नेक्स्ट फिर कहाँ होगा? यूएस में। देन निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स संसदीय मंच पर 2020 पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन एट ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम 2020? ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये एक इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है जहां पर 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इन्होंने एक पार्लियामेंट्री फोरम 2020 ऑर्गेनाइज किया। तो पूछा गया है कि इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया? तो पार्लियामेंट्री फोरम है, तो पार्लियामेंट से ही कोई रिप्रेजेंट करेगा। तो पार्लियामेंट के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, जो स्पीकर हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। कौन है इस समय? ओम बिड़ला, ठीक है। तो अगेन द 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, ये छठी मीटिंग थी, हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, ठीक है, वेचलास्लाव वोलोदिन, द चेयरमैन ऑफ रशियन पार्लियामेंट। रशिया पार्लियामेंट के ये चेयरमैन हैं, क्या नाम है? व्याचेस्लाव वोलोडिन। इनकी अध्यक्षता में किया गया, क्योंकि याद रखिएगा इस साल जो अध्यक्षता है ब्रिक्स की वो रशिया के पास है। किसके पास है? रशिया के पास। नेक्स्ट ईयर होगी हमारे पास। 2021 में ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसको चेयर कौन करेगा? भारत, क्योंकि ये BRICS इसी माध्यम से मीटिंग्स या चेयरमैनशिप इनकी चलती है। देन याद रखिएगा, तो अगेन द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की एक मेंबर और हैं कनिमोझी करुणानिधि, और वो भी इनका साथ दे रही थी। थीम क्या है इस बार की फोरम की? तो ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जनरल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। तो ये इस बार की थीम है, वैश्विक स्थिरता, सामान्य सुरक्षा और अभिनव विकास, संसदीय आयाम। देन
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जिसका हेड ऑफिस ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, अलायंस प्लान्स टू बिल्ड अ हेडक्वार्टर फॉर स्पेस ऑपरेशंस। मतलब जो अंतरिक्ष के जो आगे के जो प्लान्स हैं, जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, तो उसके लिए कहाँ पर स्पेस ऑपरेशंस के लिए हेडक्वार्टर बिल्डअप कर रहा है नाटो। तो ये जो हेडक्वार्टर बिल्डअप हो रहा है ये जर्मनी में बिल्डअप हो रहा है, जानते हैं इसके बारे में। तो द नाटो अलायंस प्लान्स टू बिल्ड अ हेडक्वार्टर फॉर स्पेस ऑपरेशंस, फॉर स्पेस ऑपरेशन मतलब अंतरिक्ष से संबंधित संचालन के लिए, एज इट्स एयरबेस इन रैमस्टेन इन जर्मनी। तो जर्मनी के रैमस्टेन में एयरबेस में ये स्पेस ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। इट विल ऑल्सो बी अ प्लेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन पोटेंशियल थ्रेट्स टू सैटेलाइट। ये जो प्लेस होगा ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए भी होगा कि सैटेलाइट्स में और क्या क्या आगे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके जो संभावित खतरे हैं उस पर भी सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। देन आगे बढ़ते हैं, नाटो के बारे में जान लीजिए। नाटो का फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर मैंने बता दिया आपको, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इस समय वर्तमान सदस्य कितने हैं इसके? 30 सदस्य हैं। सेक्रेटरी जनरल इस समय कौन है इनके? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। देन चेयरमैन कौन है नाटो मिलिट्री कमेटी के? तो चेयरमैन नाटो मिलिट्री कमेटी के बने हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। ये रॉयल एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। देन Aditya Puri has stepped down as the MD and CEO of HDFC Bank, who has been appointed to replace Puri as new MD and CEO. HDFC Bank, Housing Development Finance Corporation, प्राइवेट सेक्टर का जो कि एक बैंक है, इसके MD एंड CEO थे आदित्य पुरी। ये मतलब ये रिटायर हो गए हैं। अब इनकी जगह इनका पद किसने लिया है? तो इनकी जगह इनका पद लिया है शशिधर जगदीशन ने। किसने? शशिधर जगदीशन, जानते हैं। तो HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी ने भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता, भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है ये, के रूप में 25 साल सफर कैरियर के बाद पद छोड़ दिया है। मतलब 25 साल तक, सबसे ज़्यादा समय तक ये इसके हेड रहे हैं। Then Sashidhar Jagdishan has been appointed as the new Chief Executive and Managing Director of HDFC with effect from 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर से शशिधर जगदीशन ने कार्यभार संभाल लिया है। देन नेक्स्ट है, सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख कौन होगा? The government has set up a high-level committee to look into commemoration of 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जो जयंती है, तो इसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का हेड किसको बनाया गया है? तो इस कमेटी के हेड स्वयं प्रधानमंत्री जी बने हैं, नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा। तो द सेंटर हैज सेट अप अ हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला विल बी द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ 70 मेंबर हाई लेवल कमेटी। कुल 70 सदस्य होंगे इस हाई लेवल कमेटी में। हेड प्रधानमंत्री मोदी हो गए और मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कौन आ गए? होम सेक्रेटरी अजय भल्ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then, which state government is going to establish anti-human trafficking police station in each and every districts? याद रखिएगा, मानव तस्करी से संबंधित। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो सके, तो मानव तस्करी विरोधी, मतलब जो लोगों की खरीद बेच होती है ना, तो उसको रोकने के लिए। तो याद रखिएगा किसने बनाया है? उत्तर प्रदेश ने बनाया है। उत्तर प्रदेश ने बनाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में बड़े कदम में प्रत्येक जिले में मानव तस्कर विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या है? इसके पहले उत्तर प्रदेश ने जितने जिले हैं, 75 जिले हैं, सभी जिलों में एक ऐसा पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किया था जो सिर्फ बिजली चोरी को देखेगा। तो एंटी थेफ्ट, एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन भी यूपी ने सारे जिलों में बना दिया है, बिजली चोरी के लिए अलग पुलिस स्टेशन। देन आगे बढ़ते हैं। Who has emerged as the country's most trusted and respected brand? Which of the following person is country's most trusted brand?
मतलब इनमें से देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय ब्रांड के रूप में कौन व्यक्ति उभरा है। जैसे कोई प्रोडक्ट होते हैं ना, हम भरोसा करते हैं, ऐसे ही पूरे देश का एक रिकॉग्नाइज ब्रांड जिस पे हम भरोसा करते हैं, जिसकी बात को हम मानते हैं, तो अगेन वो है अमिताभ बच्चन जी। तो कंट्रीज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में इनका नाम आ गया है। ठीक है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन देश के सबसे विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड के रूप में उभरे हैं। द टियारा रिसर्च रिपोर्ट किसकी है? टियारा की। टियारा का फुल फॉर्म है ट्रस्ट, आइडेंटिफाई, अट्रैक्टिव, रिस्पेक्ट एंड अपील on celebrities and human brands on celebrities as human brands has been released by the Indian Institute of Human Brands IIHB। तो बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी इस लिस्ट में हैं, जो कि मोस्ट ट्रस्टेड सेलिब्रिटी हैं विद अ स्कोर ऑफ 86.8। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो याद रखिएगा मोस्ट ट्रस्टेड सेलिब्रिटी अक्षय कुमार और कंट्रीज मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड ब्रांड तो अमिताभ बच्चन। देन माइक्रोसॉफ्ट को बंद करने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट अपनी एक सुविधा को बंद करने जा रहा है। वो सुविधा कौन सी है? तो वो सुविधा है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है, एक ब्राउज़र है जिससे आप वेब को एक्सेस कर पाते थे, तो ये अभी क्लोज करने जा रहा है, क्योंकि इसकी जगह उसने लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज। हालांकि एज काफ़ी पहले से चल रहा है, तो एज को ही अब प्रमोट करेगा, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ख़त्म करने जा रहा है। देन Who among the following has written the book Night of the Restless Spirit Stories from 1984? किसने इस किताब को लिखा है? किताब का टाइटल क्या है? तो दोस्तों टाइटल है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो ये किसने लिखा है? सरबप्रीत सिंह ने इसको लिखा है, याद रखिएगा। ऑथर सरबप्रीत सिंह शेयर्स हाउ द 1984 मैसेकेयर इम्पैक्टेड हिज लाइफ। 1984 का जो नरसंहार था, जो आप जानते हैं स्वर्ण मंदिर में हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है, तो उस नरसंहार का, मैसेकेयर का इनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा, वो बातें इन्होंने अपनी इस किताब में लिखी हैं। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। On the lines of IPL cricket, a unique plastic Premier League tournament is being played in which city in order to free the city from single-use plastic? दोस्तों जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, एक बार इस्तेमाल कर लो और उसको फेंक दो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। जैसे यूज एंड थ्रो ग्लासेस होते हैं ना, तो यूज एंड थ्रो आपने यूज किया और फेंक दिया, तो वो वन टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त किया जा रहा है शहर को। तो उसके लिए एक जैसे आईपीएल है, ऐसे एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, उसका नाम होगा पीपीएल प्लास्टिक प्रीमियर लीग। कहाँ पर? तो ये इंदौर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्या होगा दोस्तों इसमें? टीम्स बनाई जाएंगी। क्या किया जाएगा? टीम्स बनाई जाएंगी। 4 टीम यहाँ पर होंगी, ठीक है, और इनको 19 जोन्स जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, ठीक है, इन चारों टीम्स में 19 जोन्स को डिवाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद 45 दिन का इनको टाइम दिया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक टीम इकट्ठा कर लेगी वो इस ट्रॉफी की हकदार होगी। समझ लीजिएगा, बहुत इजी है। हालांकि एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे सिर्फ पूछा जाएगा पीपीएल किसने शुरू किया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 4 टीम बनाई जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक 45 दिन में इकट्ठा कर लेगा उसको पीपीएल की ट्रॉफी दी जाएगी। देन इंदौर के बारे में याद रखिएगा, चौथी बार इंदौर ने क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड जीता था अभी कुछ समय पहले। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेटरी ऑफ नासा हैज डिस्कवर्ड वाटर ऑन अ सनलिट सरफेस ऑफ द मून? मतलब नासा की किस ऑब्जर्वेटरी ने इसकी खोज करी कि चंद्रमा की सतह पर पानी है? तो ये खोज करी थी नासा की ऑब्जर्वेटरी सोफिया ने। किसने? नासा की ऑब्जर्वेटरी सोफिया। सोफिया का फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इसने क्या किया था? खोज करी है कहां पर? कि चंद्रमा की सतह पर पानी है। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद ASI हैज साइंड एन MOU विद 2 इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स? ASI का फुल फॉर्म है यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस इटालियन इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ के जो मोन्यूमेंट्स हैं,
ठीक है, जो स्मारक हैं तो उनके रिस्टोरेशन, मतलब जो खराब हो गए हैं को फिर से सुदृढ़ किया जा सके, अच्छा किया जा सके, तो इसके लिए किस इटालियन इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया गया है? एएसआई के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के जितने भी मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, उनके रख रखाव का कार्य करती है। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर, ठीक है, ने टाई अप किया है। तो अगेन एएसआई, आईआईटी कानपुर और इटालियन इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं। तो द इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद टू इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इटली। इटली के दो संस्थानों के साथ ये टाई अप किया गया है, सीकिंग रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। ठीक है, तो अगेन वो हैं सीए, फॉस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस। ठीक है, तो दोस्तों और दूसरा क्या है यहाँ पर? दूसरा है सोप्रिंटेंडेंजा आर्कियोलॉजिया बेले आर्टी पेसागियो वेनिस। ये दो इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ टाई अप किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर ट्रस्ट एक ब्रांड है, आप गूगल पे डालिएगा आपको इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादातर मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं इसके। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस भी आती हैं डॉक्टर ट्रस्ट की, जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ठीक है, लाइक एस। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों रोहित शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन डॉक्टर ट्रस्ट के रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर। डॉक्टर ट्रस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए, मतलब ये विदेश की कंपनी है। देन हु हैज़ बीन अवार्डेड डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये हैं सतीश मिश्रा, डॉक्टर सतीश मिश्रा। तो द नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज NAMS has selected the principal scientist division of molecular, ठीक है, पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSRI CDRI लखनऊ, डॉक्टर सतीश मिश्रा फॉर डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड। इनको तुलसीदास चुग अवार्ड के लिए क्या किया गया है? सिलेक्ट किया गया है। अगेन इन्होंने रिसर्च वर्क किया है मलेरिया पैरासाइट लाइफ साइकिल पर, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। देन केशव भाई पटेल, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो अभी नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे थे इनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए। तो ये गुजरात के सीएम रह चुके हैं केशव भाई पटेल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया। देन नेम द सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी एज अ मैसेजिंग एप्लीकेशन सिमिलर टू व्हाट्सएप। जैसे हम और आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप क्या कहता है? हम सिक्योर हैं, ठीक है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मतलब जो मैं लिख रहा हूं वो बीच में कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय उस व्यक्ति को जिसको मैंने वो मैसेज भेजा है। तो जैसे व्हाट्सएप है, ऐसे ही सेना ने अपने लिए एक सिक्योर एप्लीकेशन स्टार्ट किया है मैसेजिंग के लिए। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है दोस्तों साइन। साइन का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिएगा, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, साइन, याद रखिएगा। तो ये इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है, ये एक सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन है। Then, which of the following countries is hosting the 19th meeting of SCO Ministers of Foreign Economy and Foreign Trade? अगेन SCO का मतलब है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। तो संघाई सहयोग संगठन की 19वीं जो बैठक है, और बैठक किससे रिलेटेड? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब मंत्रियों की जो फॉरेन इकोनॉमी मतलब विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार जो मंत्री हैं उनकी ये बैठक है। तो इंडिया, अगेन मेजबानी कौन कर रहा है इसकी? इंडिया मेजबानी कर रहा है। इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया है, याद रखिएगा। इंडिया होस्टेड द 19th मीटिंग ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल। हमारे देश के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो वाणिज्य मंत्री हैं, वो हैं इस समय श्री पीयूष गोयल। ये रेलवे मंत्री भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इट वॉज अटेंडेड बाई सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO व्लादिमीर नोरोव, ठीक है, व्लादिमीर नोरोव ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मिनिस्टर फ्रॉम किर्गिज रिपब्लिक, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी SCO के सदस्य हैं। तो इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है।
देन विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू फिक्स द फ्लोर प्राइस फॉर वेजिटेबल। फ्लोर प्राइस का मतलब होता है सबसे कम कीमत मूल्य, कि अगर उससे भी कम होगा तो फ्लोर प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये किसने तय कर दिया? अब केरला ने। आप जानते हैं किसानों को लॉस होता है अगर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, तो कई बार उनको जो लागत है वो भी नहीं मिल पाती है। तो केरला ने ऐसा काम किया है कि केरला अब क्या करेगा, ये फ्लोर प्राइस पर काम करेगा। मतलब इसके ऊपर आप कमा रहे हो ठीक है, लेकिन अगर कभी प्राइस कम हो जाते हैं तो एटलीस्ट जो फ्लोर प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया है, गवर्नमेंट उस अमाउंट पर, ठीक है, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी खरीद जरूर करेगी। तो ये स्कीम कब से इफेक्ट में आ रही है? 1 नवंबर 2020 से ये स्कीम इफेक्ट में आ रही है और केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है। देन Center has notified new laws allowing any Indian citizen to buy land in which of the following state UT। अभी तक किस स्टेट या यूटी में हम कोई भी जमीन परचेज नहीं कर सकते थे? तो दोस्तों राज्य था जम्मू और कश्मीर, जो कि अब यूटी बन चुका है, क्योंकि ये आर्टिकल 370 से प्रोटेक्टेड था। और यहीं पर एक आर्टिकल था 35A। 35A परमानेंट रेजिडेंट लोगों के लिए था। तो जब जो व्यक्ति परमानेंट रेजिडेंट था जम्मू कश्मीर का, वही वहाँ पे बस सकता था, जमीन खरीद सकता था। लेकिन अब आपको पता है क्योंकि आर्टिकल 370 35 से ये दोनों हट गए हैं, स्क्रैप हो चुके हैं लास्ट ईयर, तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ का लैंड लॉज जो थे वो भी बदल दिए हैं। तो जम्मू और कश्मीर में अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर इसका आंसर है, मैंने आपको बता दिया। देन Which Indian movie has recently bagged an award at the 14th Asian Film Award 2020? 14वें एशिया फिल्म पुरस्कार 2020 में भारत की किस फिल्म को पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये पुरस्कार मिला है गली बॉय को। किसको मिला है? गली बॉय को पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। तो 14th एशिया फिल्म पुरस्कार की घोषणा लगभग एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा की गई थी और अनाउंस वर्चुअली बाय द एशियन फिल्म्स अवार्ड एकेडमी। तो गली बॉय बैग द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का इनको अवार्ड मिला। द अवार्ड वेंट टू कार्श काले एंड द सॉल्वेज ऑडियो कलेक्टिव। इसके जो सॉन्ग्स हैं उनके लिए इसको अवार्ड मिला है। गली बॉय को डायरेक्ट किसने किया? जोया अख्तर ने। रिलीज कब हुई थी? 14 फरवरी 2019 को। देन व्हेन इज द इंटरनेशनल इंटरनेट डे ऑब्जर्व ग्लोबली? दोस्तों जिस सुविधा के माध्यम से हम और आप जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 29 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो अगेन याद रखिएगा क्या हुआ था ऐसा इस दिन, ठीक है। तो द इंटरनेशनल इंटरनेट डे मार्क्स द सेंडिंग ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इस दिन भेजा गया था, विच वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज 1969 में सेंड किया गया था। तो चार्ले क्लाइन A student programmer at the University of California, लॉस एंजल्स। चार्ले क्लाइन जो कौन थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के एक स्टूडेंट थे जो कि प्रोग्रामर थे। ट्रांसमिटेड फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। और पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज क्या लिख के भेजा गया था? LO, लो लिख करके भेजा गया था। तब कब? 29 अक्टूबर 1969 को। और उस समय इंटरनेट को इंटरनेट के नाम से नहीं, आरपानेट के नाम से जानते थे। किस नाम से? आरपानेट, याद रखिएगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आरपानेट के नाम से जानते थे। तो अगेन द फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरनेट डे वॉज सेलिब्रेटेड 29 अक्टूबर 2005। लेकिन सेलिब्रेट हमने कब से शुरू किया? ये 29 अक्टूबर 2005 से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया। देन वर्ल्ड सोराइसिस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। सोराइसिस आप जानते हैं एक तरीके से बीमारी होती है, ये एक स्किन डिसऑर्डर की एक बीमारी होती है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए डे मनाया जाता है। कब? 29 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सोराइसिस डे। इस बार का विषय क्या था इसका? इस बार का विषय था इनफॉर्म्ड। क्या था विषय? इनफॉर्म्ड। देन आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ डिजिटल लाइब्रेरी टू हेल्प स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन में छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, जो महंगी महंगी किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, तो डिजिटल लाइब्रेरी किस राज्य ने शुरू कर दी? डिजिटल मतलब जहां पर आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिलेगी, ऑनलाइन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काम किया है उत्तर प्रदेश ने।
किसने? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों को डिजिटल प्रारूप में शिक्षा सामग्री प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया है। जो गरीब बच्चे हैं, जो खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हीं के लिए किया गया है। लगभग 35,000 ई कंटेंट यहाँ पर 134 विषयों से संबंधित हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में उपलब्ध होगा। देन किस बैंक पर आरबीआई ने वित्तीय उत्पादों के विपणन मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? याद रखिएगा, किस बैंक पर आरबीआई ने 22 लाख का फाइन किस बैंक पर लगाया है, जिसने आरबीआई के द्वारा जो विपणन के नाम से, जो मार्केटिंग नॉर्म्स हैं, उसने उनका उल्लंघन किया है। तो ये हर्जाना लगाया है डीसीबी बैंक पर। डीसीबी का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन। कब ये बैंक बना था? 1930 पर। और याद रखिएगा, यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया आरबीआई के द्वारा। कितना? याद रखिएगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जियो पेमेंट बैंक पर भी लगाया गया है। इन्होंने भी नॉर्म्स को वायलेट किया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन आपको याद दिला दूं, 51% डिस्काउंट चल रहा है इस समय। ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, कुछ भी अगर आप परचेस करते हैं उस पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही है। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी किस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए मुझे बताइएगा, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।